नमस्कार दोस्तों, यूएस तंवर एग्रीकल्चर फाउंडेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एक अलग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने उर्वरक वाला चैप्टर कंप्लीट किया था, तो आज का जो हमारा चैप्टर चलेगा वो चलेगा इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरीज। आपके सिलेबस में है कि कृषि यंत्रों का सामान्य परिचय है या कृषि यंत्रों के बारे में सामान्य जानकारियां, इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरीज। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आजकल हम लोग कृषि कर रहे हैं, हम कृषि के यंत्रों के द्वारा कृषि कर रहे हैं। आजकल की जो कृषि है वो पूर्ण तरीके से कृषि यंत्रों से घिरी हुई कृषि है। पहले के जमाने में जब कृषि हुआ करती थी तो उस समय भी कृषि यंत्रों का ही प्रयोग किया जाता था। जैसे पहले ट्रैक्टर नहीं थे तो क्या करते थे, पशु शक्ति का उपयोग करके, एनिमल्स का यूज करके, जिसको बैल बोलते हैं, बैल जोड़ी से और ऊंट से खेतों में बुआई का कार्य किया जाता था। लेकिन समय बदला, परिस्थितियां बदली, आविष्कार नए नए हुए और धीरे धीरे मनुष्य ने अपनी सुविधाओं की पूर्ति के लिए अपने अनुसार नए नए तरीकों को भी खोज निकाला। उनमें ही एक तरीका था एग्रीकल्चर मशीनरीज का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कृषि जो है सबसे पुराना विषय है और कृषि पर जनसंख्या भारत की जो है वो 70% है, कुछ हद तक, ठीक है। तो अब ये जो पॉपुलेशन है, कृषि पर निर्भर जनसंख्या कितनी है? 64%। माफी चाहूंगा मैं, 64% पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर and 70% agriculture depending on irrigation। 70% जो एग्रीकल्चर वो वर्षा पर आधारित है और 64% या 65% कह सकते हैं हम, 65% एग्रीकल्चर, 65% जो कृषि है वो किस पे डिपेंड है? वर्षा पे डिपेंड है। और मनुष्य 70%, देखो कंफ्यूज नहीं होना, 70% एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड है? रेन पे या वर्षा पे। और 65% मनुष्य किस पे डिपेंड है? कृषि पर। ये ध्यान रखो आप, ठीक है। 65% लोग अभी भी रोजगार के रूप में कृषि को ही उपयोग में लेते हैं, एग्रीकल्चर को उपयोग में लेते हैं। तो बच्चों, सबसे आज का हमारा टॉपिक यही है, कृषि यंत्र क्या होते हैं, इनका क्या उपयोग है और किस किस प्रकार के यंत्र ये पाए जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक हम शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरीज। एग्रीकल्चर मशीनरीज हिंदी में बोलो तो कृषि यंत्रों के बारे में सामान्य, कृषि यंत्रों के बारे में सामान्य जानकारी। ये बच्चों हमारा आज का टॉपिक है, कृषि यंत्रों के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं, इनका परिचय देना, इनके बारे में हमको जानकारी इकट्ठा करनी है। तो बच्चों, हम जानते हैं कि कृषि जो यंत्र हैं ये काफी समय से यूज में लेते आ रहे हैं हम लोग, तो इनका हम अलग अलग जगह पे अलग अलग उपयोग लेते हैं। आज की जो कृषि है वो पूर्ण तरीके से कृषि यंत्रों पर ही आधारित है। कृषि यंत्रों को 3 भागों में हम विभाजित करेंगे। कृषि यंत्रों को जो सामान्यतः बांटेंगे, हम 3 भागों में बांटेंगे उपयोग लेने के अनुसार कि भाई किस किस प्रकार से हम उपयोग लेते हैं। तो उपयोग लेने के अनुसार कृषि यंत्रों को हम 3 भागों में बांटेंगे, 3 भागों में क्लासिफाई करेंगे इनको जनरली। कौन कौन से? यूज में लेने के अनुसार कि किस किस प्रकार से हम यूज में लेते हैं। पहले आएंगे हस्तचलित, ये इंग्लिश में लिखो आप, हैंड यूज।
हिंदी का कन्फ्यूजन खत्म, हैंड। दूसरा आएंगे पशु चलित, पशु चलित, इसमें आएगा बाय एनिमल, या आप हैंड यूज भी लिख सकते हैं या फिर ये भी लिख सकते हैं बाय हैंड, है ना, हाथ के द्वारा चलने वाला। बाय एनिमल यानी पशु के द्वारा चलने वाला। अब अंतिम कौन सा बचा जो नया अभी चल रहा है, मशीनों के द्वारा चलने वाला या ट्रैक्टर के द्वारा चलने वाला। ट्रैक्टर के द्वारा चलने वाला या ट्रैक्टर चलित, ट्रैक्टर चलित, इंग्लिश में बोले तो बाय ट्रैक्टर। ठीक, हमने कृषि यंत्रों को उनके उपयोग लेने के अनुसार के रूप में 3 भागों में बांटा है। पहला है हस्तचलित, दूसरा पशु चलित और तीसरा ट्रैक्टर चलित। देखिए, हस्तचलित का मतलब जिनको हाथ के द्वारा चलाया जाता है। अब आप दिमाग लगा रहे होंगे कि सर एग्रीकल्चर का ऐसा कौन सा इक्विपमेंट है जिसको आप हाथ से चलाते हैं? बहुत सारे बच्चों, आप सामान्यतः हर ग्रामीण क्षेत्र में कोई सी भी जगह हो, फसल की बुआई ट्रैक्टर से की जाती है, पशुओं से की जाती है। जो पिछड़े हुए इलाके हैं, जो पिछले क्षेत्र हैं, बैकवर्ड जो एरियाज है, वहां पे आज भी फसल की बुआई किससे की जाती है? पशुओं से की जाती है ना, पशुओं की मदद से की जाती है। तो उस जगह पे फसल की कटाई हम हाथ से करेंगे। किससे करेंगे? हाथों से। तो वो भी हाथ की क्रिया हुई ना भाई। एग्रीकल्चर में हम कोई कार्य कर रहे हैं हाथ के द्वारा, तो कौन सा कार्य आएगा? वो फसल की कटाई करना, है ना। तो कृषि के यंत्र कौन से हुए? हस्तचलित। फसल की कटाई किसके द्वारा की जाती है? बताइए। हंसिया। एक तो होता है हंसिया, दूसरा होता है रीपर, ठीक है। इसके अलावा एक होता है मोवर। इसमें से मोवर के बारे में आपको पहले बता चुका हूं मैं। मोवर का उपयोग किया जाता है घास काटने के लिए। जो घास की मशीन आती है ना, उसको कैसे चलाते हैं? गार्डन में आपने देखा होगा, ऐसे धक्का मारते हैं और वो घास को अपने अंदर इकट्ठा कर लेते काट काट के, तो उससे घास बराबर कटती है। तो मोवर हो गया। रीपर, रीपर सामान्यतः उपयोग में आता है ज्वार और बाजरा, मतलब जिनका जो तने वाला पोर्शन है वो मोटा रहे, मोटा, है ना, इस प्रकार से। तो उसके काटने के लिए रीपर काम में लेते हैं। रीपर ही इस प्रकार का होता है बच्चों, देखो आपने देखा होगा रीपर, लेकिन मैं बनाऊंगा तो आप इसको पहचान जाएंगे कि मैं कौन सा बता रहा हूं आपको। समझ गए नहीं शायद आप, है ना। इस प्रकार का होता है रीपर ये। उसके बाद इसका हत्था पाया जाता है, ठीक। इसमें पाए जाते हैं दांते। तो दांतों का काम क्या होता है? मक्के के पेड़ को या गन्ने के पेड़, सॉरी ज्वार के पेड़ को या बाजरे के पेड़ को या मक्के के पेड़ को पकड़ा और लगाते ही उसको खींचा। तो खींचने से क्या होता है? इसका तना मोटा होता है, इसलिए रीपर काम में लेते हैं। रीपर में दांते पाए जाते हैं। जैसे हम इसको चलाएंगे रेती की तरह, तो इसमें जो कांटे होंगे ये इसको ऐसे काटेंगे। जो कांटे होंगे ना, इस पे चलाएंगे तो इसको ऐसे काटेंगे, इस प्रकार से इसको काटेंगे, यूं काटेंगे, रोज ऐसे काटेंगे। तो दांते इसको काटेंगे, इसलिए ये जल्दी कट जाएगा। तो ये बड़ा होता है, इसलिए रीपर काम पे लेते हैं इनको काटने के लिए। हंसिया, हंसिया को दूसरी हंसिया बना के दिखाता हूं आपको। हंसिया जिसको अपन बोलते हैं दांतली, सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? दांतली। जो दौसा जिले के बच्चे हैं उनको मैं लोकल लैंग्वेज समझाऊं, भाई आप ना दांतली काम में खोल खेत काटवा में, गेहूं काटवा में, तो वो ही आपका हंसिया है। करौली की लैंग्वेज में आप लोग गेहूं काटने के लिए जो काम में लेते हैं वो ही हंसिया है, जिसको दांतली बोलते हैं। दांतलो और दांतली एक ही बात है बच्चों। जो अमृता देवी ने काम में लिया था, और एक लेडीज थी जिसका नाम था कालीबाई, आपने नाम सुना हो तो। कालीबाई थी जो बैकवर्ड एरिया है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, वहां से बिलोंग करती है। तो उसने, एक व्यक्ति अपने शिक्षक को पकड़ करके ले जा रहा था। एक व्यक्ति
अपने शिक्षक को पकड़ करके ले जा रहा था, लेकिन उस लड़की ने शिक्षक को बचाने के लिए उसका सिर काट दिया तो उस व्यक्ति का। तो ये शिक्षा के प्रति एक अद्भुत उदाहरण था गुरु और शिष्य के बीच में संबंध का, कि गुरु और शिष्य का संबंध इतना तगड़ा है कि जो एक लेडीज थी, है ना, उसने एक व्यक्ति का सिर काट दिया था। इतनी तेज लेडीज थी, किसी काली बाई इसको बोलते हैं। तो ये हो गया दांतली, जिसको बोलते हैं हंसिया। ये हो गया रीपर, ठीक है। और मोवर जो घास काटने की मशीन होती है, कैसी होती है बच्चों देखो, वैसे तो आपने देख ली होगी शायद, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं इस प्रकार से होती है, ठीक है। और इसके यहाँ हैंडल लगे होते हैं ऐसे, इस प्रकार से, और यहाँ होते हैं इसके पहिए, ये ऐसी होती है बच्चों, ठीक है। तो इसके यहाँ पकड़ने के हत्थे होते हैं, इन दोनों हत्थों को पकड़ करके और इस पे धक्का मारा जाता है, ऐसे पकड़ करके इस पे धक्का मारा जाता है। तो ये क्या करती है, इसके सामने जो बड़ी बड़ी घास होती है उसको ये बराबर मात्रा में काटती है, ऐसे ऐसे बराबर मात्रा में काटती हुई चलती है, इस प्रकार से ऊबड़ खाबड़ घास को भी ये बराबर कर देती है। तो ये सारे यंत्र कौन से हुए, हस्तचलित। इनका हम यूज किससे ले रहे हैं, बाय हैंड। तो इन्हें क्या कहेंगे हम, हस्तचलित कृषि यंत्र। हस्तचलित कृषि यंत्र आ गया समझ में। अब चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट आता है पशु चलित, एनिमल चलित। तो एनिमल का एग्जांपल तो आप जानते ही हैं, कौन सा होता है, देशी हल। देशी हल किससे चलता है बच्चों, पशु से चलता है। एक होता है रहटक, रहट किससे चलता है, पशु से चलता है। चरस, ये दोनों ही कृषि कार्य में काम आते हैं, पढ़ाते हैं मैंने आपको। चले रहट की आवाज, तो रहट भी पशु से चलता है, चरस भी पशु से चलता है ना। तो रहट और चरस ये दोनों पशुओं से चलने वाले कृषि यंत्र हैं, इसलिए देसी हल, रहट, चरस, ठीक है। इसके अलावा बीज बोने वाला हल भी होता है एक देसी हल, है ना, बीज बोने वाला हल, जिसमें बीज का एक लगा होता है पाइप में, समझाऊंगा आपको। बीज बोने वाला देसी हल, बीज बोने वाला, बीज बोने वाला देशी हल, है ना। ये मुख्य मुख्य हैं जिनका हम पशुओं के द्वारा उपयोग लेते हैं, पशु की सहायता से इनको हम चलाते हैं। सिंपल से लैंग्वेज में देखा कि हम किसके सहायता से चला रहे हैं, तो उपयोग में लेने के अनुसार हम हाथ से चलाएंगे तो हस्तचलित, पशुओं की सहायता से चलाएंगे तो पशु चलित, और ट्रैक्टर की सहायता से चलाएंगे तो ट्रैक्टर चलित, है ना। जिसकी सहायता से हम चला रहे हैं, जिसकी हेल्प से हम यूज में ले रहे हैं। तो बाय यूज हैंड, बाय यूज एनिमल और बाय यूज ट्रैक्टर। तो हैंड का हो गया, एनिमल का हो गया, अब ट्रैक्टर का पढ़ते हैं। इसको बच्चों आप ऐसे कैसे उतारते रहें। जो बीज बोने वाला हल कैसा होता है बच्चों, देसी हल के रूप में, तो आपने देखा होगा हल का प्रकार कैसा होता है, यही समझा। इसको यहाँ पे इसको ले लेता हूँ, चलो थोड़ी आइए इधर से, ये जगह ठीक है, यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। तो देसी हल आपने देखा होगा कैसे मिलेगा आपको, देसी हल ऐसे मिलेगा। यहाँ पे दो बैल बंधे रहते हैं, ठीक है, और ये बीच में होता है हरीश, इसको हरीश बोला जाता है, ठीक। हरीश से जुड़ा हुआ होता है भाग। तो ये अगर इसको सामान्य हम काम में लेंगे, सामान्य केवल मिट्टी को खुदरा करने के लिए, मिट्टी को हल्का करने के लिए, मिट्टी को खोदने के लिए काम में लेंगे हल्का, तो ये आएगा केवल हल, देसी हल। लेकिन इसमें मिट्टी को खोदने के साथ साथ इसमें बीज बो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, इस प्रकार से वो होता है फूल या बोतला कटा हुआ मुंह मान लो आप, और वो इस प्रकार से जुड़ा रहता है एक पाइप से, है ना। यहाँ पे एक पाइप लगा रहता है इसके पीछे जस्ट यहाँ पे इस प्रकार से। तो यहाँ पे हाथ से हम क्या करेंगे, एक एक दाना डालते जाएंगे, वो नीचे एक दाना निकलता हुआ चला जाएगा। जैसे हल चल रहा है तो हल में दोना लगा होता है, जिसमें क्या करते हैं, हाथ से ऐसे दाने डालते जाते हैं और बैग रखते हैं साइड में,
तो बैग में से लिया, एक हाथ से हल चलाएंगे और उसमें डालते जाएंगे ऐसे दबा के, तो उससे क्या होगा, दाने गिरते जाएंगे और फसल की बुआई भी होती रहेगी। तो ये होता है देशी हल में। अब हमने पढ़ा हस्तचलित, पशु चलित, अब पढ़ेंगे ट्रैक्टर चलित। चलिए, जगह कम पड़ेगी इसलिए अब पढ़ेंगे ट्रैक्टर चलित। ट्रैक्टर चलित मतलब पहला तो आएगा हल, आता है ना हल, ट्रैक्टर वाला हल। दूसरा आएगा हैरो, तीसरा आएगा कल्टीवेटर, चौथा आएगा कंबाइन, पांचवा आएगा थ्रेसर। मेरे हिसाब से यही काम इंपॉर्टेंट है, वैसे तो और भी है लेकिन ये मेन है जो ट्रैक्टर की सहायता से चलते हैं। हल, आपको खेत में हल चलाना है, क्या काम मिलेंगे, ट्रैक्टर। हैरो, आपको खेत में हैरो लगाना है, क्या काम मिलेंगे, ट्रैक्टर। कल्टीवेटर लगाना है, क्या काम मिलेंगे, ट्रैक्टर। कंबाइन मशीन, ये मशीन होती है जो कि खेत में ही फसल की कटाई करने के काम में आती है, जिसको मुख्यतः चावल और गेहूं की फसल काटने के लिए काम में लिया जाता है, लेकिन इसका उपयोग सरसों की फसल काटने के काम में भी ले सकते हैं। सरसों की जो खड़ी फसल होती है खेत में खड़ी फसल काटने के लिए काम में लिया जाता है। बड़ी मशीन है इसलिए ये भी ट्रैक्टर से चलती है। तो कंबाइन मशीन, थ्रेसर, ये तो आप जानते ही हो कि फसल को काटने के बाद ट्रैक्टर से दाने को भूसे से अलग किया जाता है। सेपरेट ऑफ ग्रेन फ्रॉम स्ट्रा, स्ट्रा से दाने को सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है बाय थ्रेसर के द्वारा। और थ्रेसर किससे चलती है आपको पता है, थ्रेसर और ट्रैक्टर के बीच में ज्वाइंट जोड़ते हैं, बीच में है ना कनेक्टर जोड़ते हैं, तो वो ट्रैक्टर से ही चलती है। थ्रेसर किससे चलती है, ट्रैक्टर से, इसलिए थ्रेसर क्या हुई, ट्रैक्टर चलती है। तो इसको आप ऐसे कैसे बना लो, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से पशु चलित कृषि यंत्र है, 3 नाम दे देंगे, इसके 1 नाम दे देंगे ये, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल करेक्ट आंसर करना है इसका। केवल बच्चों इसमें समझने वाला ही पोर्शन है, इतना कोई कठिन चीजें नहीं है, आप पहले पढ़ चुके हैं इनके बारे में, ठीक है। तो उतार लीजिए इसको आप ऐसे कैसे बच्चों, जब तक चलिए अब आगे चलते हैं। कृषि यंत्रों के बारे में जानकारी सामने ले लीजिए। अब चलिए कृषि यंत्रों की क्रिया के हिसाब से, पहले हमने पढ़ा यूज के हिसाब से वो 2 भागों में बांटा गया है, अब पढ़ेंगे कृषि यंत्रों की क्रिया के हिसाब से। मतलब अगर हम एक्टिविटी के हिसाब से देखें, जैसे हम खेत में क्रिया कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, क्रिया। तो जो हम एक्टिव कर रहे हैं, जो चीज हमारे मूवमेंट होती है, इसमें हलचल होती है, उसे क्रिया बोलते हैं। तो खेत में कृषि यंत्रों की जो हलचल होती है, जो मूवमेंट होती है, जो क्रियाएं होती हैं, इनको कितने भागों में बांटा गया है। क्योंकि देखो हम खेत में फसल बोने से पहले भी हल चलाते हैं, मिट्टी की तैयारी करते समय, जब फसल बोएंगे तब हल चलाएंगे, फसल बोनेंगे उसके बाद हम हल चलाएंगे, उसके अंत में भी हम एग्रीकल्चर इक्विपमेंट का यूज लेंगे, एग्रीकल्चर मशीनरीज का यूज लेंगे, कृषि यंत्र का यूज लेते हैं ना। हमने फसल बोने से पहले कृषि यंत्र का उपयोग लिया, फसल बोने के बोते समय उपयोग लिया, और फसल बोने के बाद उपयोग किया। हस्तचलित में आप चाहो तो खुरपी भी लिख सकते हो, फावड़ा भी लिख सकते हो, बच्चों लिख सकते हैं। वो हस्तचलित यंत्र हैं जिसमें खुरपी, फावड़ा, आपके क्या नाम इसका यहाँ पे लिखा था मैंने, दराती, ठीक है, दराती किसी से काम में नहीं आता, हसिया है ना, और मोवर, ये सारे जो इक्विपमेंट लिखवाए थे मैंने, रीपर, हसिया, रीपर, मोवर, खुरपी, फावड़ा, ये सारे हैंड चलित हैं, सारे हस्त चलित हैं। तो आप लिख सकते हैं बच्चों इनको। आपके 12th की बुक में लास्ट के वाले प्रैक्टिकल वाले पोर्शन जाना, आपको वहां मिलेंगे, बहुत अच्छे एग्जांपल मिलेंगे और भी चित्र के सहित, सचित्र। तो हम लोग जो कृषि यंत्र होते हैं जिनका उपयोग कब ले रहे हैं, फसल बोने से पहले, फसल बोने से, फसल पहला होता है फसल बोने से पहले भी हम इसको काम में ले रहे हैं कृषि यंत्रों को। उसके बाद फसल बोने के बाद, फसल बोते समय, फसल बोते समय, और
लास्ट में होता है फसल बोने के बाद। अब इस चीज को देखिए आप, कृषि यंत्रों का उपयोग हम 3 बार ले रहे हैं। फसल बोने से पहले भी ले रहे हैं, फसल बोते समय भी ले रहे हैं, फसल बोने के बाद भी ले रहे हैं। तो इनको इनकी क्रिया के हिसाब से कितने भागों में बांटा गया है हम अब ये पढ़ेंगे। तो ये जो उपयोग में लेने का जो क्रम है, इनके हिसाब से, इनकी क्रिया के हिसाब से इनको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला भाग है फसल बोने से पहले, फसल बोने से पहले, और दूसरा है फसल बोने के बाद, फसल को बोने के बाद, है ना? ठीक है, फसल बोने से पहले, फसल बोने के बाद। अब चलिए आप, फसल बोने से पहले की क्रिया, फसल बोने के बाद की क्रिया, इनको एक विशेष नाम से भी जाना जाता है। जैसे अगर फसल बोने से पहले हम कृषि क्रिया कर रहे हैं, वैसे आपको एक सिंपल लैंग्वेज इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि खेत में जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की जाती हैं, निराई गुड़ाई, मिट्टी को पलटना, मिट्टी तैयार करना, खाद डालना, टोटल एक्टिविटीज क्या कहलाती हैं? भू परिष्करण कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? भू परिष्करण। भू परिष्करण पढ़ा होगा आपने, इसको टीलेज बोलते हैं, टीलेज, है ना? इसे क्या बोलेंगे? भू परिष्करण। इसका मतलब क्या है? भूमि को परिष्कृत करना, पलटना, बार बार उसमें समस्त कृषि क्रियाएं करना, निराई गुड़ाई, फसल की बुआई, मिट्टी पलटना, पाटा चलाना, बीज बोना, टोटल एक्टिविटीज, ऑल कल्चरल एक्टिविटीज इंक्लूड इन टीलेज सिस्टम। तो टीलेज क्या कहलाएगा? टीलेज में जितनी भी क्रियाएं जो कि मशीन के द्वारा हो रही हैं, एग्रीकल्चर में मशीनों के द्वारा जितनी भी क्रियाएं हो रही है, वो सब टीलेज में आती है। जैसे इंग्लिश में बोले तो मैकेनिकल मैनिपुलेशन, मैकेनिकल मैनिपुलेशन इन द सॉइल इज नॉन एज टीलेज। सॉइल के अंदर मैकेनिकल मैनिपुलेशन करना, या जो यंत्र होते हैं, यंत्रों के द्वारा हेरफेर करना, बदलाव करना, उसमें क्रियाएं करना, क्या कहलाएगा बच्चों? भू परिष्करण कहलाएगा। तो भू परिष्करण मतलब यही होता है, मिट्टी के अंतर्गत की जाने वाली समस्त कृषि क्रियाएं भू परिष्करण के अंतर्गत आती हैं। अब समस्त क्रियाओं को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में? पहला है फसल बोने से पहले की क्रिया, और दूसरा है फसल बोने से बाद की क्रिया। आ गया समझ में? अब इसका लिंक जोड़ लो आप, जो मैंने पहले बताया था ना आपको, ये कि एग्रीकल्चर इक्विपमेंट को 2 भागों में लेते हैं, फसल बोने से पहले, फसल बोने के बाद। इसको आप सिस्टमेटिकली पढ़ो कि जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट का हम यूज लेते हैं, जितनी भी क्रियाएं करते हैं, उस सभी क्रियाओं को शॉर्ट में क्या कहते हैं? भू परिष्करण। इंग्लिश में अगर प्रश्न आए कि भू परिष्करण कहलाएगा, परिभाषा पूछ लेते हैं कभी कभी कि परिभाषा क्या है, तो जहां पे इंग्लिश में मैकेनिकल मैनिपुलेशन आए, ये वर्ड हमेशा आएगा, मैकेनिकल मैनिपुलेशन। इसका मतलब टीलेज की ही बात हो रही है। ठीक है, तो टीलेज का मतलब होता है मिट्टी को हेरफेर करना, मिट्टी में क्रियाएं करना, सभी टीलेज के अंतर्गत आती है। अब आप आगे चलिए कि अगर कृषि क्रियाएं हम 2 बार करेंगे, फसल बोने से पहले, फसल बोने के बाद। फसल बोने से पहले करेंगे तो क्या बोलेंगे उसको? जैसे कोई क्लास में सबसे टॉप रैंक पे आता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रथम, और उसके बाद वाले को द्वितीय। तो यहाँ पे भी यही होगा कि पहले जो बोने से पहले जो क्रियाएं की जाएंगी, टीलेज की जो फसल बोने से पहले क्रियाएं की जाएंगी, उसको बोलेंगे प्राथमिक भू परिष्करण। क्या बोलेंगे बच्चों? प्राथमिक भू परिष्करण। प्राथमिक भू परिष्करण आगे समझ में? मतलब प्राइमरी टीलेज, इंग्लिश में बोले तो प्राथमिक को प्राइमरी और भू परिष्करण को टीलेज, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? प्राइमरी टीलेज। मतलब फसल बोने से पहले की जो क्रियाएं हैं, बिफोर सीड सोइंग, बिफोर सीड सोइंग ऑल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आर इंक्लूड इन प्राइमरी टीलेज। इंग्लिश में और हिंदी में समझो तो कि फसल बोने से पहले जितनी भी कृषि क्रियाएं की जाती हैं, वो समस्त कृषि क्रियाएं प्राथमिक भू परिष्करण में आती हैं। जैसे मिट्टी की तैयारी, पाटा चलाना, मिट्टी पलटने वाले हल के द्वारा मिट्टी को तैयार करना, तो
तो ये सारी क्रियाएं कौन सी आ गई, भू परिष्करण वाली क्रियाएं आ गई। दूसरा आता है फसल बोने के बाद की क्रियाएं। तो फसल बोने के बाद की जो क्रियाएं आएंगी उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे हम द्वितीयक भू परिष्करण। क्या बोलेंगे बच्चों उसको, पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक भू परिष्करण, और द्वितीय परिष्करण क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। तो प्राथमिक को प्राइमरी टीलेज और सेकेंडरी को सेकेंडरी टीलेज। टीलेज का मतलब क्या होता है, टीलेज का मतलब होता है मिट्टी के अंतर्गत समस्त क्रियाएं करना, जैसे निराई गुड़ाई, फसल की बुआई, टोटल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, मशीनों के द्वारा कृषि क्रियाएं करना। तो अगर हम प्राइमरी स्टेज पे कर रहे हैं, प्राइमरी स्टेज पे यानी फसल बोने से पहले, तो फसल बोने से पहले कभी कभी परिभाषा सीधी परिभाषा पूछ लेते हैं, प्राइमरी टीलेज कहते हैं, द्वितीय टीलेज कहते हैं, डायरेक्ट परिभाषा पूछ ली जाती है, फसल बोते समय कृषि क्रियाएं करना कहलाता है प्राइमरी टीलेज, है ना। तो ये सारी क्रियाएं इस प्रकार से क्लासिफाई हैं। तो प्राथमिक भू परिष्करण में जो हम मिट्टी तैयार कर रहे हैं, मिट्टी तक का मैटर, बिना बीज बोने से पहले का जो मैटर है वो सारा किसमें आएगा, प्राथमिक में, और बीज बोने के बाद का जो मैटर किसमें आएगा, द्वितीय में। अब प्राथमिक में आपको बताई दी मैंने, मिट्टी की तैयारी, हल चलाना, पाटा लगाना, ठीक है, ये आगे प्राथमिक में। द्वितीय में आगे आपके कौन से आएंगे, निराई गुड़ाई, खरपतवारों को बाहर निकालना, ये सभी क्रियाएं द्वितीय भू परिष्करण में आएंगी, ठीक है। अब इससे प्रश्न क्या बनता है, प्रश्न ये बनता है कि निम्न में से प्राथमिक द्वितीय में से, आपके सामने दोनों एग्जांपल है, निम्न में से भारी कृषि यंत्रों का उपयोग किसमें किया जाता है, बताइए। प्राथमिक भू परिष्करण, द्वितीय भू परिष्करण, आपके सामने दो एग्जांपल मैंने दे दिए। प्राथमिक मतलब होता है कि फसल बोने से पहले की समस्त क्रियाएं करना, उसे प्राथमिक बोलेंगे, और द्वितीय में फसल बोने से बाद की जो क्रियाएं है उसे हम द्वितीयक बोलेंगे। फसल बोने के बाद की क्रियाएं कौन सी होती हैं, मैंने आपको बताया कि निराई गुड़ाई, ये अंतर शस्य क्रियाएं, इंटरकल्चरल ऑपरेशंस, है ना, तो वो सेकेंडरी हो गया, और प्राइमरी का बिफोर सोइंग, फसल बोने से पहले। प्रश्न मेरा ये है कि भारी कृषि यंत्रों का प्रयोग, है ना, हैवी एग्रीकल्चर मशीनरीज का यूज, भारी कृषि यंत्रों का उपयोग कौन सी क्रियाओं में करते हैं, प्राथमिक में या द्वितीयक में, बताओ बच्चों। अब भारी से मतलब क्या होगा, वही वजन जिसमें वेट ज्यादा हो, मैंने कल समझाया था आपको, भारी यानी जिसमें वेट ज्यादा हो। तो बताओ प्राथमिक में जो हम ट्रैक्टर, हल, बड़े बड़े इक्विपमेंट काम में लेते हैं उनमें वजन ज्यादा होता है, कि द्वितीयक में हम एक खुरपी फावड़ा काम में ले रहे हैं, इनमें वजन ज्यादा होता है, प्राथमिक में ज्यादा होगा ऑब्वियसली। तो इसलिए जो प्राथमिक भू परिष्करण में यंत्र काम में लिए जाते हैं वो कौन से होते हैं, भारी होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, वो भारी होते हैं। और द्वितीय भू परिष्करण में जो उपयोग में लिए जाते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, हल्के उपकरण होते हैं। कैसे होते हैं, हल्के उपकरण होते हैं। हो गया समझ में, वो कैसे होते हैं बच्चों, हल्के उपकरण होते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी टीलेज में फसल बीज बोने से पहले प्राथमिक परिष्करण जो कि भारी होते हैं, हल, है ना, कृषि यंत्र भारी होते हैं उसमें, और फसल बोने के बाद द्वितीय परिष्करण जिसमें कृषि यंत्र हल्के होते हैं। ये भारी मतलब इसमें लिख लेना आप आगे, कृषि यंत्र भारी होते हैं, इसमें कृषि यंत्र हल्के होते हैं। इसको आप ऐसे कैसे उतारो, ठीक है। अब इसे हम आगे पढ़ेंगे, कुछ हलों के बारे में सामान्य जानकारी लेंगे। तो प्राथमिक जो भू परिष्करण होता है ना, उसमें कौन कौन से काम में आते हैं हल, और इसके अलावा द्वितीय भू परिष्करण जो होता है उसमें कौन कौन से काम में आते हैं हल। तो प्राथमिक में मैंने बताया था वो भारी हल, टोटल भारी, प्राथमिक में मैक्सिमम जो आएंगे वो कैसे आएंगे, भारी आएंगे, ठीक है। चलो बच्चों प्राथमिक पढ़ते हैं हम, बाकी द्वितीयक में आएंगे वो सब लगभग हल्के, वो वजन तो रहेगा लेकिन प्राथमिक के मुकाबले कम रहेगा। जो प्राथमिक होते हैं ना उनके मुकाबले क्या होगा बच्चों, वजन कम होगा इनमें, ठीक है। तो प्राथमिक भू परिष्करण और द्वितीय भू परिष्करण, ठीक है। पहले पढ़ेंगे हम प्राथमिक हल के बारे में।
प्राथमिक भू परीक्षण वाले हल। ठीक, कौन से काम में आएंगे सबसे पहले? तो नॉर्मली जो हल काम में आता है वो, उसके बाद मिट्टी पलटने वाला हल। कौन सा? मिट्टी पलटने वाला हल, है ना। इसके अलावा हैरो, सामान्य हैरो काम में आता है ना सामान्य हैरो। ये देखो खुली मिट्टी में क्रिया कर रहे हैं, इसलिए इनको हैवी बनाया जाता है। इनमें वजन ज्यादा होता है, ये भारी होते हैं, बड़े होते हैं बहुत। अपने राजस्थान में तो बिल्कुल नॉर्मल हल काम में लेते हैं, लेकिन आप फॉरेन कंट्री में जाओगे तो ये फॉरेन कंट्री के हिसाब से, पूरे वर्ल्ड के हिसाब से है ये। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी, आप यूट्यूब पे देखते हैं ना, बड़ी बड़ी मशीनरीज, बड़ी बड़ी जिसके 10-10 टायर होते हैं ट्रैक्टरों के, पॉसिबल है। वहां पे इतने लेबर नहीं है, लेबर कॉस्ट ज्यादा है, वहां के मजदूर वहां कम मिलते हैं, इसलिए सारा कार्य मशीनों से किया जाता है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ कि अपने यहाँ तो बहुत आपको कम मिलेगा देखने के लिए। तो हल, मिट्टी पलटने वाले हल और हैरो, इन्हीं को यहाँ पे प्राथमिक भू परिष्करण लिखा गया है, क्योंकि ये जो सारे हैं ये फसल बोने के पहले की जो क्रियाएं हैं इनके द्वारा हम करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो हल आप काम में ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर आएगा दूसरा हल। दूसरा हल द्वितीय भू परिष्करण। द्वितीय भू परिष्करण में हम पढ़ेंगे अब इसमें कौन कौन से हल के बारे में। द्वितीय भू परिष्करण में हम पढ़ेंगे जितनी हम हाथ से काम में लेते हैं जो कृषि यंत्र है ना। अब आएगा द्वितीय भू परिष्करण, प्राथमिक हो गया, द्वितीय। द्वितीय भू परिष्करण, द्वितीय में यहाँ पे कौन से आएंगे बच्चों? सेकेंडरी भू परिष्करण में आपके आएगा पहले तो फावड़ा, खुरपी, हंसिया, रीपर, मोवर। मोवर ही फसल बोने के बाद तो हो रहा है सारा काम। तो ये सारी क्रिया किसमें आएंगी? द्वितीय भू परिष्करण में आएंगी। इसके बाद आपके कंबाइन, फसल बोने के बाद कट रही है, थ्रेसर, सॉरी कंबाइन थ्रेसर भी, क्योंकि और मोवर भी नहीं। ठीक है, हाशिया, रीपर, ये भी नहीं, दो ही आएगी। क्यों आएगी? देखो बच्चों, भू परिष्करण शब्द क्या है? भू और परिष्करण, इसको समझना बच्चों आप। भू यानी सॉइल या मिट्टी में, मिट्टी को परिष्कृत करना, मिट्टी को परिष्कृत करना या मिट्टी को उलट पुलट करना। तो हंसिया के द्वारा करते हैं क्या उलट पुलट? हंसिया के द्वारा तो मिट्टी को काटा जाता है, तो हंसिया नहीं आएगा, रीपर नहीं आएगा, थ्रेसर भी नहीं आएगा, है ना। और कल्टीवेटर भी नहीं, क्या नाम इसका यहाँ पे, कंबाइन भी नहीं है, क्योंकि इनका काम क्या है? फसलों का, फसल को ये रिमूव करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ भू परिष्करण का मतलब केवल मिट्टी से है, तो वो सभी यंत्र जो मिट्टी के काम में आ रहे हैं, है? इसमें खुरपी फावड़ा दोनों मिट्टी में काम में आ रहे हैं, जो निराई गुड़ाई का काम होता है, तो वो सारे द्वितीय भू परिष्करण में आते हैं। अब मैं आपको बच्चों कुछ एग्रीकल्चर में यूज आने वाले उपकरणों के बारे में लिखा देता हूँ, ठीक है, जिनके बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आप उसको सीधा वाला लिखते रहना बच्चों। थोड़ा चैप्टर पास करिए, बहुत हल्का चैप्टर है। सिलेबस में आपकी जो चीज़ें हैं वो मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ बेटे, वैसा नहीं है। तो हल के बारे में हमने जानकारी ले ही ली। अब हम पढ़ेंगे हैरो, हैरो हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे कल्टीवेटर, कल्टीवेटर ही पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसे यंत्र हैं जो बीज बुआई के काम में आते हैं, है ना, बीज की बुआई में आने वाले यंत्र। और सीड सोइंग एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, सीड सोइंग एग्रीकल्चर इक्विपमेंट या बीज बोने वाली कृषि यंत्र। तो बीज बोने वाले कौन कौन से यंत्र हैं बच्चों? बीज बोने वाले कृषि यंत्र जिनके द्वारा हम बीज की बुआई करते हैं,
देखिए पहला, सबसे पहला सिंपल बिल्कुल सीड ड्रिल, सीड ड्रिल यानी बीज बोने वाला हल। दूसरा आएगा आपके सीड कम फर्टाइल ड्रिल, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल है ना। ये एक शब्द आपके सिलेबस में सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। इसके अलावा प्लांटर, क्या हुआ इसके अलावा प्लांटर है ना, प्लांटर डिबलर। इसके अलावा क्या है नंबर 3 पे प्लांटर, नंबर 4 पे डिबलर है, सीड ड्रिल, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, ठीक है। इसके अलावा प्लांटर, ठीक है। इसके अलावा डिबलर। तो ये मोस्ट इक्विपमेंट है जिनके द्वारा बच्चों हम बीज बोने का कार्य करते हैं, ठीक है। अब कल्टीवेटर जो होता है, एक प्रश्न पूछता हूं आपसे, कल्टीवेटर उपयोग में लेते हैं, कब लेते हैं बताओ? प्राइमरी टिलेज में या सेकेंडरी टिलेज में बताओ? प्राथमिक भूपरिष्करण में या द्वितीय भूपरिष्करण में कब काम में लेते हैं कल्टीवेटर? अब दिमाग में चल रहा है ऐसा कल्टीवेटर तो ये तो ट्रैक्टर जैसा कोई बड़ा हल होगा, इसलिए इसका उपयोग प्राइमरी टिलेज में किया जाएगा। और पढ़ते भी यही हैं आप, हैरो तथा कल्टीवेटर से मिट्टी को पलटना, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस कल्टीवेटर का उपयोग आप यहां करोगे सेकेंड टिलेज में। इस कल्टीवेटर को आप खड़ी फसल में भी उपयोग ले सकते हैं, खड़ी फसल में भी उपयोग ले सकते हैं। तो ये यहां पे भी काम आता है, यहां पे भी काम आता है, मतलब ये दोनों में काम आता है। जो कल्टीवेटर है ये खड़ी फसल में भी उपयोग इसको हम ले सकते हैं आसानी से। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट था कि कल्टीवेटर का जो उपयोग होता है वो सबसे ज़्यादा इसका यूज खड़ी फसल में किया जाता है। मैक्सिमम उपयोग दोनों में इसका हम ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा उपयोग इसमें करेंगे खड़ी फसल में करेंगे, इसलिए इसका राइट आंसर क्या आएगा? बी, मतलब सेकेंड टिलेज में आता है। फसल बुआई के बाद की जो क्रियाएं होती है मिट्टी लगना, उसमें ज़्यादा काम में आता है खड़ी फसल में बुआई कल्टीवेटर। तो कल्टीवेटर हालांकि आता दोनों में है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं आता, आता दोनों में है, पर ज्यादा इसमें आता है। मैक्सिमम यूज सेकेंड टिलेज में आता है, द्वितीय भूपरिष्करण में आता है, इसलिए इसका राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट, और सिलेबस में क्या है आपके बच्चों? सिलेबस में सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल है, इसके साथ साथ डिबलर भी है आपके सिलेबस में, ठीक है। और आगे चलते हैं बच्चों। हाँ, तो ये जो इक्विपमेंट है ये ऐसे हैं बच्चों, इनका उपयोग फसल बुआई के लिए किया जाता है, ठीक है। तो सीड ड्रिल आप जानते हैं, सामान्य जो बीज जिसके द्वारा बीज की बुआई की जाती है, वो हल। जो सीड ड्रिल में क्या क्या बोया जाता है बच्चों? सीड ड्रिल में सीड प्लस फर्टिलाइजर। देखो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि सीड ड्रिल में सीड ड्रिल का उपयोग लेते हैं, सीड ड्रिल का उपयोग लेते हैं बीज व खरपतवार को, बीज व खाद के साथ, बीज व उर्वरक को एक साथ देने के लिए, बीज व उर्वरक को एक साथ खेत में देने के लिए कौन सा कृषि यंत्र काम में लेते हैं? तो कौन सा आएगा बच्चों? सीड ड्रिल। फिर आइए प्लांटर। प्लांटर जो होता है ये भी बीज बोने काम में आता है। डिबलर, डिबलर होता है जो बड़े बीज होते हैं, बड़े आकार, जैसे मक्के का बीज, लहसुन का बीज, तो इनको बोने के लिए डिबलर का यूज किया जाता है ना। प्लांटर होता है ये भी बीज बोने के काम भी
आता है। अब बचा सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें कई प्रकार के बीज प्लस उर्वरक, कई प्रकार के बीजों व उर्वरक का एक साथ हम यूज कर सकते हैं। कई प्रकार के बीज व उर्वरक अगर हमें बोने हो तो हम किसके यूज ले सकते हैं, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल का उपयोग हम ले सकते हैं। इसके बारे में आपको मैं समझाऊंगा विस्तार से ये क्या है, क्योंकि ये मेरा देखा हुआ यंत्र है, आप लोगों ने देखा नहीं होगा, और इस पर हमने कार्य भी किया है। मेरा इस पे एक सेमिनार हुआ था, उस सेमिनार में मैंने इसको प्रेजेंट भी किया है, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल को, जो कि रारी इंस्टीट्यूट है, RARI। कहां पे है, R यानी राजस्थान, A यानी एग्रीकल्चरल, R यानी रिसर्च और I यानी इंस्टीट्यूट। तो बच्चों राजस्थान एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है, जयपुर। कहां पे बच्चों, जयपुर में। तो इसके अंतर्गत रारी कैंपस में जो सेमिनार हॉल है, कॉन्फ्रेंस हॉल, उसमें मैंने प्रेजेंट दिया। तो उसमें मेरा चैप्टर भी यही था कि सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल का उपयोग क्यों करते हैं, क्या इसका बेनिफिट है। तो इस पे हमने लेक्चर दिया था, तो मैं आपको इसको थोड़ा सा हल्का सा समझाऊंगा खोल के। तो इसमें मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा तो 4-5 क्लास लग जाएगी, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। तो सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल का आप सिंपल से मतलब ये समझो कि मान लीजिए आपको खरीफ के मौसम में, किसके मौसम में, अभी खरीफ का मौसम आने वाला है, तो खरीफ के मौसम में आपको ज्वार भी बोना है, बाजरा भी बोना है, ठीक है, ध्यान रखना इन चीजों का। सॉरी, ज्वार, एक मिनट रुकना, बाजरा नहीं, ज्वार, मक्का, अब आओ ज्वार, मक्का, तिल, ज्वार, मक्का, तिल। हाँ, क्योंकि तिल के लड्डू सर्दियों में खाते हैं, तो तिल पैदा कब होगा, गर्मियों में। जैसे बोलते हैं ना, बाजरे की रोटी कब खाते हैं, सर्दियों में। तो हमेशा क्या होता है, अपोजिट चलता है। जो भोजन हम जिस सीजन में खाते हैं वो उससे पुराने वाले सीजन में बोया जाता है। जैसे हम लोग गेहूं रोटी कब खाते हैं, गेहूं की रोटी खाते हैं खरीफ के मौसम में, गर्मियों में खाते हैं ना, बोते कब हो उसको, रबी में। बाजरे की रोटी कब खाते हैं हम, रबी के मौसम में, तो बोते कब हो उसको, खरीफ में। मतलब पुराने वाले सेशन में, बिफोर सेशन रहता है, पहले वाला जो क्रम रहता है उसमें उसको बोया जाता है। तो यहाँ पे हम ज्वार बो रहे हैं, मक्का बो रहे हैं, इसी के साथ साथ यहाँ हम मान लीजिए बाजरा भी बो रहे हैं। क्या बो रहे हैं, बाजरा, उसी के साथ तिल, उसी के साथ तिल। 4 तो हमको फसल बोनी है, प्लस उसी के साथ साथ हमको खाद भी खाद या उर्वरक भी डालना है। अब हम ऐसा कौन सा सीड ड्रिल काम में लेवे, ऐसा कौन सा सीड ड्रिल काम में लेवे जो हमारी 1 2 3 4 प्रकार की फसलों को भी बो दे और उर्वरक को भी बो दे, एक ही साथ, एक ही क्रम में। एक बार ट्रैक्टर चलना चाहिए, बार बार ट्रैक्टर नहीं चले। तो इसके 2 तरीके हैं। पहला ये कि आप इनके सीड को मिक्स कर दो, मिक्स क्रॉपिंग, इनके सीड को मिक्स कर दो, बीज को मिश्रित करके, और फिर उसको आप डाल दो जहां बीज डाला जाता है, ट्रैक्टर के पिछले जो भाग होता है उसमें, और एक पोर्शन में बीज डाल दो, एक पोर्शन में आप खाद डाल दो। एक तरीका तो वो है। उसमें नुकसान क्या है कि उसमें मक्के के बीज, बाजरे के बीज, तिल के बीज, ज्वार के बीज मिक्स में उगेंगे। अगर हमें केवल बाजरे की कटाई करनी है तो हम कटाई नहीं कर पाएंगे, केवल तिल की कटाई करनी है हम नहीं कर पाएंगे। पूरी फसल मिक्स में कटेगी, है ना, पूरी फसल किस में कटेगी बच्चों, मिक्स में कटेगी, क्योंकि वो मिक्स में बोया जा रहा है। लेकिन अगर हमको इन चीजों की अलग अलग कटाई करनी है कि हमारे तिल की उपज अलग निकले, तिल की यील्ड अलग निकले, सेपरेट हो, बाजरे की उपज सेपरेट हो, मक्के की उपज अलग हो, ज्वार की उपज अलग हो, इन चारों की उपज अलग हो, अलग अलग, इसी के साथ साथ इनमें उर्वरक की मात्रा भी लग जाए, तो हम कौन सा उपकरण काम में लेंगे, तो उसी स्थिति में आपके काम में आएगा सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। कौन सा आएगा बच्चों, सीड कम
सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, उस समय काम में आएगा। अब इसका कार्य क्या है ये आप देखो, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल का कार्य क्या है। ये नई टेक्निक है, प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे, इसलिए आपको जानकारी होना तो बहुत जरूरी है। देखिए मैं यहां हल बना रहा हूं, ठीक है, आप प्रयास करना समझने का उसको। ठीक है, उसके बाद ये होगा पूरा बॉक्स, क्या बन गया पूरा बॉक्स। ये बॉक्स लगा रहता है नीचे हल से, किससे लगा रहेगा बच्चों, ये हमारा क्या है, ये हमारा हल है। ये समझो आप, इसको ऐसे समझो आप, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए केवल दो ही बना रहा हूं हल, आप ये नहीं समझे कि सर ये दो हल ही तो होते हैं, नहीं, इसमें बहुत सारे होते हैं ऐसे हुक इस प्रकार के, इसमें क्या होते हैं बच्चों, बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको समझ में आए इसलिए मैं केवल ये दो तीन ही बना रहा हूं, ठीक है। इसका ये पॉइंट यहां से जुड़ा रहता है, किससे, ट्रैक्टर से। ये ट्रैक्टर ज्वाइंट रहता है इसमें, बड़ा पहिया, उसके बाद यहाँ छोटा पहिया, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें जो पहली वाली इसमें जो ट्रे होती है अलग अलग होती है, इसमें जो खन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। यहां हमने डाले किसके बीज, ज्वार के बीज, यहां किसे डाले, यहां हमने मक्का के बीज डाले, है ना, यहां किसके बीज डाले हमने, लेकिन मक्का के बीज तो डिबलर से बोया जाता है, मक्का के बीज कटा हुआ, यहाँ पे बाजरा, कौन सा, बाजरा। उसके बाद हम मक्का हटाओ बेटे, इसे डिबलर से बोया जाता है, मक्का का बीज मोटा बीज है। तो ज्वार, बाजरा और ये हमने बोया तिल, है ना, छोटे बीज है आकार में छोटे, तो इनको हम एक साथ बो रहे हैं। इसके बाद यहां हमने डाला, इसमें इन दोनों में डाल दिया उर्वरक, इन दोनों में हमने उर्वरक डाल दिया। अब इसमें क्या होगा, इसमें बाजरा आ गए, इसमें क्या है, इसमें बच्चों है ज्वार, इसमें है क्या, इसमें ज्वार है, इसमें है बच्चों क्या, इसमें बच्चों बाजरा, और इसमें क्या है बच्चों, तो इसमें है बच्चों तिल, इसमें है तिल, और इसमें क्या है, इसमें बच्चों उर्वरक, और इसमें भी क्या है बच्चों उर्वरक। आगे समझ, अब समझ में आएगा। इसमें ज्वार के बीज है, बाजरे के बीज है, तिल के बीज है, और इसमें उर्वरक है। अब इसको हम लाइनों में बोएंगे अलग अलग, तो क्या करेंगे, हमने बीज डाल दी, इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए ज्वार का बोना है तो इसमें पहले ज्वार का पाइप लगा रहेगा इनमें, है ना, आगे वाले पिछले वाले हलों में, उसके बाद वाले हल में रहेगा बाजरे का पाइप, उसके बाद में रहेगा तिल का पाइप, जुड़ गए तीनों हल रहेंगे। ये आगे पीछे नहीं रहेंगे ऐसे, ये रहेंगे बच्चों क्रॉस में। जैसे अगर एक हल यहां चल रहा है तो दूसरा हल यहां चलेगा, तीसरा यहां चलेगा। अब इसको आप इस तरीके से समझो कि ये तो हो गया बाजरा, ये हो पहला हो गया ज्वार, पहला हल किसका हल है, पहला ज्वार का है, उसके बगल वाला हल बीच का किसका है, बाजरे का है, और लास्ट वाला किसका है, लास्ट का हल तिल का। इस प्रकार से होते हैं। तो पहले हल में क्या आएगा, पहले हल में ज्वार, दूसरे हल में बाजरा, तीसरे में तिल, यही निकलेगा, इसके अलावा कोई निकलने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, बीज तो आएगा सबके साथ, इसमें उर्वरक जो होगा, इसके पाइप भी इसमें भी लगे रहेंगे, इसके पाइप यहाँ भी लगे रहेंगे, इसके पाइप यहाँ भी लगे रहेंगे, क्योंकि उर्वरक तो तीनों में जाना है, इसलिए उर्वरक के पाइप तो तीनों हल में लगे रहते हैं, लेकिन बीज के पाइप फिक्स रहते हैं कि ज्वार के इस पहले वाले जो खन है इसके हल केवल एक ही पीछे वाला हल, सबसे पीछे वाला हल, ये वाला हल रहेगा इसके अंदर। 2 नंबर का हल ये 1 नंबर का हो गया, ये 2 नंबर का हो गया, और ये 3 नंबर का हल ये 3 नंबर हो गया। इस प्रकार से होता है इसमें बुआई। तो अलग अलग लाइनों में चलती है। जैसे ये हल है तो इसमें हमने एक बॉक्स, ये वाला बॉक्स था, इसमें हमने डाल दिया ज्वार, इसमें बाजरा, इसमें हमारा तिल। तो जब इसको बोएंगे तो ज्वार की रो अलग रहेगी, बाजरे की रो अलग रहेगी, और तिल की रो अलग रहेगी। तीनों की पंक्तियां अलग अलग होंगी। तो जब हम इसकी कटाई करेंगे तो हम तिल की कटाई अलग कर सकते हैं सेपरेट, बाजरे की अलग कर सकते हैं, और ज्वार की अलग कर सकते हैं। तो ये जो फैसिलिटी होती है किसमें पाई जाती है बच्चों, ये फैसिलिटी पाई जाती है सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल में, है ना।
तो ये बहुत ही अच्छा चैप्टर था आज का, कृषि यंत्रों के बारे में सामान्य जानकारियाँ। अब हमारा कल चलेगा पोर्शन सीड। कल कौन सा पोर्शन चलेगा बच्चों? सीड। सीड के बाद अपने चलेगा बच्चों एग्रोनॉमी, फिर टेंशन नहीं है। सीड के बाद चलेगा बच्चों कौन सा? एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी से पहले मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा ऑर्गेनिक फार्मिंग। एग्रोनॉमी बेसिक कंसेप्ट पढ़ लेंगे हम, उसके बाद पढ़ेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग। फिर केवल एग्रोनॉमी का क्रॉप प्रोडक्शन वाला पोर्शन रहेगा, वो 2 दिन का काम है। क्रॉप प्रोडक्शन 2 दिन की है बच्चों, टेंशन मत लो आप। फसल 2 दिन की है, पशुओं की नस्लें 2 दिन की हैं। जो लोग 15-15, 20-20, 25-25 क्लास में पढ़ाते हैं ना, अपन उसको 2 दिन में पढ़ा देंगे, और उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। उससे बाहर कुछ भी ना तो आया है ना आएगा, टेंशन फ्री रहना आप। तो कल हम पढ़ेंगे सीड वाला पोर्शन। बीज क्या होता है, बीज के क्या गुण होते हैं, ठीक है। बीज की संख्या हम कैसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं, बीज के लिए कौन कौन सी इकाइयां होती है जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, कितने प्रकार का बीज होता है, क्लासिफिकेशन क्या है बीज का, ठीक है। इसके बाद साथ साथ बीज की जो शुद्धता होती है वो क्या होती है ना, आनुवांशिक शुद्धता और भौतिक शुद्धता, फिजिकल प्योरिटी एंड जेनेटिक प्योरिटी, वो क्या होती है। उसके बाद सीड ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, बीज उपचार कैसे करते हैं। इसके अलावा जब हम नई वैरायटी बनाएंगे तो एक बीज से दूसरे बीज में कितनी हम डिस्टेंस रखेंगे, यानी एक खेत से दूसरे खेत के बीच में क्या हम दूरी रखेंगे, जिसको हम बोलते हैं पृथक्करण दूरी, इंग्लिश में बोले तो आइसोलेशन डिस्टेंस, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद होता है सीड डोरमेंसी, बीज प्रसुप्ति अवस्था। तो बीज प्रसुप्ति अवस्था होती है कि मान लीजिए बीज जो है वो बुआई के तुरंत बाद नहीं उग पा रहा है। कई बीज होते हैं जो बुआई के तुरंत बाद नहीं उगते, तो उनकी एक अवस्था होती है जिसको बोलते हैं डोरमेंसी अवस्था बोलते हैं। जैसे गेहूं होता है, गेहूं को बुआई के बाद वो तुरंत नहीं उगेगा, वो उसमें डोरमेंसी पीरियड रहता है। उसको खत्म करने के लिए कम से कम उसको 6 महीने आपको रखना पड़ेगा, उसके बाद ही वो अंकुरित होगा, उसके बाद आप बो उसको। तो उस डोरमेंसी को खत्म करने के लिए कई तरीके हैं, स्कैरिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद एम्ब्रियो प्रोसेसिंग कर सकते हैं हम। उसके बाद सीड बोने की विधियां कौन कौन सी हैं, बीज को हम किन किन विधियों से बो सकते हैं। उसके बाद कुछ बीजों के ट्रीटमेंट स्पेशली वो क्या क्या है। इंग्लिश में अगर आपको मैं सिलेबस बताऊं तो आपको सिलेबस में सीड की डेफिनेशन, सीड के टाइप्स, सीड की क्वालिटी, सीड प्रोडक्शन और सीड डोरमेंसी। हिंदी में बोले तो बीज की परिभाषा, बीज के प्रकार एवं बीज की गुणवत्ता, बीज का उत्पादन और बीज की सुसुप्त अवस्था, ये आपके सिलेबस में है। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मैं करूंगा कल पूरी कोशिश कि ये सी वाला पोर्शन में कल फिनिश करूं। अब हमारा जो तरीका हो रहा है पढ़ाने का वो ये हो रहा है कि डेली की डेली एक चैप्टर सिलेबस का पूरा करो, डेली का डेली एक लाइन पूरा करो। और एक सिलेबस के चैप्टर का मतलब है कि 1 से 2 क्वेश्चन की पूर्ति होना। तो आज के इसमें से काफी प्रश्न आपको मिलने वाले हैं बच्चों, और इसलिए आपको इसमें थोड़ा ध्यान रखना है इन चीजों का विशेष तौर से कि क्या क्या होते हैं हल, किसको कंबाइन बोलते हैं, किसको कल्टीवेटर बोलते हैं, कौन कौन से हल काम में आते हैं, मिट्टी पलटने के लिए कौन सा काम में आता है ना। एक होता है एमबी प्लाउ, एक मैं छूट गया था, एमबी प्लाउ जिसका उपयोग मिट्टी पलटने के लिए किया जाता है। ये तो हो गया सीरकम फर्टाइल ड्रिल, ये मैंने इसलिए आपको समझाया खोल के, इसको बच्चों उतार लेना, ये आपके सिलेबस में स्पेशली आपके सिलेबस में है। सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल आपके सिलेबस में, इसलिए मैंने इसको खोल के समझाया है कि आपको अलग अलग फसल को लाइनों में बोना है तो किस हल से बोएंगे। एक से अधिक फसलों को लाइनों में बोना है तो एक ही हल से किस प्रकार से बोएंगे, तो उसके लिए हम सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल काम में लेंगे, बड़े बीज बोने के लिए डिपलर काम में लेंगे। तो अब है आपका एक हल रहेगा, तो उसका नाम था एमबी प्लाउ, एमबी प्लाउ। एमबी प्लाउ जो है ये भी एक प्रकार का हल है। एमबी प्लाउ कंफर्म कर लेते हैं बच्चों, जी हाँ एमबी प्लाउ है आपके। मोलबर्ग प्लाउ, एमबी प्लाउ है, ये भी कृषि क्रियाओं में उपयोग में आता है। इसका भी उपयोग किस में आता है बच्चों, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में आता है एमबी प्लाउ का उपयोग। तो बच्चों एमबी प्लाउ का उपयोग कब करते हैं,
एमबी प्लग उपयोग करते हैं प्राइमरी टीलेज के समय या प्राथमिक भूपरिष्करण में एमबी प्लग उपयोग किया जाता है मिट्टी पलटने के लिए। किसके लिए? मिट्टी पलटने के लिए। ये विशेष हल है, जैसे कल्टीवेटर होता है ना, वैसे ही प्लग है, ये भी हल एक प्रकार का सिलेबस में था, इसलिए मैंने इसको भी लिखवा दिया कि एमबी प्लग उपयोग किया जाता है फसल बुआई से पहले जो तैयारी करते हैं उसमें, कि मिट्टी पलटने वाले हल से करो तो उसके लिए कल्टीवेटर काम में हैव काम में ले सकते हैं, एमबी प्लग काम में ले सकते हैं, मोड़ बड़ प्लग है ना, तो इनका उपयोग हम ले सकते हैं। प्राथमिक भूपृष्ठ के काम में आता है एमबी प्लग भी। ये नाम सुना हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं सुना हुआ नहीं है सर। एमबी प्लग उपयोग कब करते हैं? एमबी प्लग उपयोग प्राथमिक भूपृष्ठ में करते हैं, मतलब फसल बुआई से पहले की जो क्रियाएं हैं उनमें किया जाता है। इतना ही पूछते हैं, ज्यादा डीपली आपके 12th लेवल पे नहीं जाते, और डीपली जाएंगे तो फिर लेवल हैवी हो जाएगा। वैसे तो बहुत भी और भी चीजें हैं डीपली में, और वो सिलेबस हैवी हो जाता है। तो बच्चों ये हमारा आज का चैप्टर था। कल हमारा सीड का ऑप्शन चलेगा, सीड क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बिल्कुल छोटा चैप्टर है, इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन सिलेबस में था इसलिए मैंने इसको पूरा करवा दिया। तो समझ में आया होगा आपके। तो समझ में आया हो तो बच्चों समझ, अगर आप हमारी क्लास से सेटिस्फाई हैं तो जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, जितने भी लोग हैं, सबको भेजो इस क्लास को, और उनसे स्पेशली कहो कि आपको इस क्लास को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद लाइक करना है, उसके बाद बेल आइकन को दबाना है, जितने भी विद्यार्थी हैं, क्योंकि अब हम सभी लोगों के हित में कार्य करने वाले हैं। अब हम एग्रीकल्चर के साथ साथ और सेक्टरों को भी ले रहे हैं काम करने के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, देखो पहले तो मैंने ये कहा था कि केवल एग्रीकल्चर वाले बच्चों को भेजो, लेकिन अब मैं कहूंगा कि सभी विद्यार्थियों को भेजो जो आपके संपर्क में हैं, फैमिली वाले जो भी, क्योंकि अब हम 11th 12th 9th 10th वाले बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी चीजें लेकर के आएंगे। तो उन बच्चों को भी जानकारी मिलना बहुत जरूरी है। और आप जानते हैं हर घर में छोटे बच्चे रहते हैं, कोई 9वीं में है, कोई 10वीं में है, कोई 11वीं में है, कोई 8वीं में है। तो ऐसे बच्चों के लिए भी हम एक बहुत अच्छा प्रोग्राम लेकर के आए हैं। तो उन बच्चों की क्लास भी बहुत शीघ्र प्रारंभ की जाएगी। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जितना हो सके आप प्रयास से रखो कि पहली क्लास से हमारे वो बच्चे जुड़ जाए। तो उसका भी निःशुल्क, कोई पैसा नहीं, उसका भी फ्री है बच्चों के लिए। तो उसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सबसे रिक्वेस्ट करो कि इसको शेयर सब्सक्राइब किया जाए, लाइक किया जाए, बेल आइकन दबाया जाए। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, फिर कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है सीड। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपनी तैयारी को जारी रखें, और जिन्होंने आईसीआर का फॉर्म नहीं भरा है प्लीज भर देने। 8 तारीख लास्ट डेट है, जेट की 8 तारीख लास्ट डेट है, और आईसीआर की 15 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है। और सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत आपका। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ये इस क्लास को आप 6 तारीख को देख रहे होंगे, इसलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, ये समझ लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों आज के इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ दिन, थैंक यू।